डेनिश ट्विन स्टडी का एक डेटा ना इतना माइंड ब्लोइंग है कि लंबी उम्र को लेकर हमारी जो भी बेसिक सोच है वो पूरी तरह से पलट जाती है। एग्जैक्टली मतलब हम लोग हमेशा से यही मानते आए हैं ना कि अगर परिवार में लोग 100 साल तक जिए हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी जेनेटिक्स की वजह से लंबा जिएंगी। राइट। दशकों से यही माना जाता था, पर इस रिसर्च ने साबित कर दिया कि कोई इंसान कितना लंबा जिएगा ये उसकी डीएनए पर सिर्फ 20% ही डिपेंड करता है। और ये वाकई एक बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अगर सिर्फ 20% हिस्सा हमारे जीन्स के हाथ में है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाकी का 80% पूरी तरह से हमारी लाइफस्टाइल के कंट्रोल में है। बिल्कुल, हमारी आदतें, हमारा पर्यावरण। हाँ, और ये डेनिश ट्विन स्टडी कोई छोटे मोटी रिसर्च नहीं थी। शोधकर्ताओं ने 1870 से लेकर 1900 के बीच पैदा हुए हजारों जुड़वा बच्चों की पूरी जिंदगी का अध्ययन किया था। वाओ, हजारों बच्चों का। हाँ, और क्योंकि एक जैसे दिखने वाले आइडेंटिकल जुड़वा बच्चों का डीएनए तो 100% एक समान होता है ना, हम्म। तो उनकी उम्र में जो भी अंतर आया वो केवल उनके रहन-सहन और आदतों की वजह से था। राइट। और ये आंकड़ा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान की उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद उसी के नियंत्रण में होता है। और यहीं से हमारी आज की इस डीप डाइव चर्चा का मेन टॉपिक जुड़ता है। बिल्कुल, डैन ब्यूटनर और नेशनल जियोग्राफिक वाला रिसर्च। एग्जैक्टली उन्होंने दुनिया भर में 5 ऐसे इलाकों की पहचान की जहां लोग सबसे ज्यादा समय तक, मतलब 100 साल से भी अधिक, बिना किसी गंभीर बीमारी के जीते हैं। और इन जगहों को ब्लू जोन्स का नाम दिया गया। हाँ, ब्लू जोन्स। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है ना, वो यही है कि इन ब्लू जोन्स के रहस्यों को हम डिकोड करें, स्पेशली जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की लाइफस्टाइल को। हमें ये समझना है कि वो लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया भूल चुकी है। ओकिनावा का उदाहरण ना सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वहां की महिलाओं की औसत आयु पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। शोधकर्ताओं ने जब इन ब्लू जोन्स को बारीकी से स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इनकी लाइफस्टाइल में कुछ चीजें एकदम कॉमन हैं। जैसे कि उनका खाना। हाँ, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पहलू उनका भोजन ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फोकस इस बात पर नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बात पर है कि वो कैसे खा रहे हैं। और एक्चुअली खाने के तरीके की जब बात आती है ना, तो ओकिनावा का वो हरा हाची बू नियम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। मैंने पढ़ा था कि ये एक 2500 साल पुराना कन्फ्यूशियस मंत्र है, एग्जैक्टली। जिसका मतलब है कि इंसान को अपना पेट सिर्फ 80% भरने तक ही खाना चाहिए। पर वेट, अगर हम इसे अपने देसी इंडियन कल्चर के नजरिए से देखें ना, तो ये बहुत ही अजीब लगता है। हाँ, हाँ, वो तो है। अरे बेटा, बस एक और रोटी खा ले, कह कह के तब तक खिलाती हैं जब तक इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा। 80% पर रुक जाने का तो हमारे कल्चर में कोई रिवाज ही नहीं है यार। यहाँ तो 100% के ऊपर भी 20% एक्स्ट्रा जगह बनाई जाती है मिठाई के लिए। ये बहुत ही सटीक देसी तुलना है। प्यार जताने का वो तरीका अपनी जगह है, लेकिन हारा हाची बू के पीछे जो बायोलॉजी है ना, जो साइंस है, वो बहुत ही सॉलिड है। तो सवाल ये है कि आखिर 80% ही क्यों, 100 क्यों नहीं? देखिए, जब पेट में 20% की जगह खाली छोड़ दी जाती है तो शरीर को एक बहुत बड़े तनाव से बचाया जाता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा डाइजेशन की प्रोसेस को देखना होगा। पाचन ना शरीर की सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो शरीर को उसे पचाने के लिए किसी मशीन की तरह ओवरवर्क करना पड़ता है? एग्जैक्टली। इसे एक कार के इंजन की तरह समझिए। अब अगर एक कार को लगातार उसकी पूरी कैपेसिटी पे बिना कोई आराम दिए चलाया जाए तो इंजन गर्म होने लगता है ना। हाँ, और उसमें से धुआं भी निकलने लगता है। राइट। इसी तरह जब हम गले तक खाना खा लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। शरीर को उस एक्स्ट्रा खाने को तोड़ने के लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा लगानी पड़ती है। और इस लंबी पाचन प्रक्रिया के दौरान शरीर में सेल्यूलर ऑक्सीडेशन होता है। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन मतलब कोशिकाओं के स्तर पर कुछ होता है? हाँ, अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहूं तो कोशिकाओं के अंदर एक तरह की जंग रस्ट लगने लगती है, जिससे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स सीधे तौर पर हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं और बुढ़ापे की प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं। वाओ, ये बात तो बहुत ही गहरी है। मतलब खुद पर कंट्रोल रखना और सही टाइम पर रुक जाना ही शरीर को अंदर से जवान रखता है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि ओकिनावा के लोग खाना परोसने के लिए हमेशा छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये उनका एक बहुत ही स्मार्ट हैक है। राइट। इससे उन्हें ये सोचना नहीं पड़ता कि कितना खाना है, वो पोर्शन कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है छोटी प्लेट की वजह से।
और वे दिन का सबसे हल्का खाना देर दोपहर या शाम की शुरुआत में ही खा लेते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद वे अगली सुबह तक कुछ नहीं खाते। हम्म। तो इस तरह उनके पाचन तंत्र को पूरी रात आराम करने का और कोशिकाओं की रिपेयरिंग का पूरा समय मिल जाता है। ये तो सच में बहुत लॉजिकल है। लेकिन एक बात और है, लंबी उम्र का रहस्य न सिर्फ इस 80% वाले खाने तक ही सीमित नहीं है। इन लोगों के पास हर सुबह बिस्तर से उठने का एक बहुत ही साफ और स्पष्ट कारण होता है, जिसे जापानी भाषा में इकिगाई कहते हैं। ओहो, इकिगाई। ये तो एक ऐसा शब्द है जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। अगर आज इंटरनेट पर देखो तो इकिगाई के नाम पर वो एक बहुत ही फेमस वेन डायग्राम हर जगह घूमता रहता है। हाँ, वो 4 गोल घेरे वाला डायग्राम। एग्जैक्टली। उसमें 4 सर्कल्स होते हैं। पहला, जो काम इंसान को पसंद हो, मतलब पैशन। दूसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत हो, यानी मिशन। तीसरा, जिसमें इंसान माहिर हो, प्रोफेशन। और चौथा, जिससे पैसे कमाए जा सकें। राइट। और लोगों को लगता है कि जहां ये चारों चीजें आपस में क्रॉस करती हैं, बस वही इकिगाई है। लेकिन जब मैंने सोर्स मटेरियल को थोड़ा गहराई से पढ़ा ना, तो पता चला कि ये पूरी धारणा ही बिल्कुल गलत है। एकदम गलत है। ये इंटरनेट की दुनिया का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मिथ है। विकिपीडिया के टॉक पेज पर भी जापानी एडिटर्स और एक्सपर्ट्स ने साफ-साफ लिखा है कि ये 4 गोलों वाला डायग्राम जापानीज कल्चर का हिस्सा कभी था ही नहीं। वेट, सच में? तो फिर ये आया कहाँ से? असल में ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक इन्वेंशन है। हुआ ये कि 2014 में मार्क वेन नाम के एक व्यक्ति ने एंड्रे जुजुनागा का बनाया हुआ एक पर्पस वेन डायग्राम देखा, जो कि बेसिकली बिजनेस और करियर काउंसलिंग के लिए बनाया गया था। ओके। तो मार्क ने क्या किया, बस उस डायग्राम के बीच से पर्पस शब्द हटाया और वहां इकिगाई शब्द चिपका दिया, और फिर इंटरनेट ने बिना सज्जाने उसे हर जगह वायरल कर दिया। क्या बात कर रहे हो? मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हमारे पारंपरिक हल्दी वाले दूध को अंग्रेज टर्मरिक लाटे का फैंसी नाम देकर महंगी कॉफी शॉप्स में बेचते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये ओरिएंटलिज्म का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओरिएंटलिज्म। हाँ, मतलब जब पश्चिमी दुनिया पूरब की किसी बहुत ही सिंपल और गहरी सांस्कृतिक चीज को लेती है और उसे अपने कॉर्पोरेट या कैपिटलिस्ट ढांचे में फिट करने के लिए पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देती है। अरे बाप रे। जापानी एक्सपर्ट्स के हिसाब से असली इकिगाई में पैसे कमाने का, आई मीन गेटिंग पेड, का कोई प्रेशर होता ही नहीं है। ये कोई करियर काउंसलिंग टूल नहीं है, और ना ही इसके लिए दुनिया को बदलने जैसा कोई महान मिशन होना जरूरी है। तो फिर एक आम इंसान के लिए असली इकिगाई का क्या मतलब है? अगर इसमें कोई बहुत बड़ा गोल या पैसा कमाना शामिल नहीं है, तो फिर इकिगाई है क्या? देखिए, जापानी भाषा में इकी का अर्थ होता है जीवन और गई का अर्थ है मूल्य, यानी जीने का मूल्य। असली इकिगाई बहुत ही सरल होती है, बस हमेशा व्यस्त रहने की खुशी। हमेशा व्यस्त रहने की खुशी? हाँ, ये इंसान के सुबह बिस्तर से उठने की बस एक छोटी सी वजह है। जैसे एक 100 साल के बुजुर्ग के लिए उसकी इकिगाई सिर्फ अपने बगीचे में टमाटर उगाना हो सकता है। वाओ। किसी के लिए अपने पड़ोसियों के साथ बैठ पर सुकून से चाय पीना हो सकता है, या किसी मछुआरे के लिए अपने परिवार को ताज़ा मछली का सूप बनाकर खिलाना। बस इतनी सी बात है। इस नजरिए से देखा जाए तो इकिगाई इंसान को उस बहुत बड़े प्रेशर से एकदम फ्री कर देती है जो आज की मॉडर्न दुनिया में हम सब पर है। सबको लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा और असाधारण करना ही सक्सेस है। बिल्कुल सही बात है। शायद यही कारण है कि जापान में, स्पेशली ओकिनावा में, रिटायरमेंट नाम की कोई चीज उस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करती जैसी हमारे यहाँ या वेस्ट में होती है। वे लोग तो पूरी जिंदगी बस वो काम करते रहते हैं जो उन्हें खुशी देता है। हाँ, और यहीं पर ना एक और बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल पहलू सामने आता है। अब आप सोचिए, अगर इकिगाई दुनिया को बचाना या करोड़पति बनना नहीं है और लोग बस छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि वे एक ही काम को दशकों तक बिना बोर हुए कैसे कर लेते हैं। राइट। क्योंकि इंसान का दिमाग तो बहुत जल्दी नई चीजों के पीछे भागने लगता है। हम तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और इसका जवाब मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा है, जिसे मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने फ्लो का नाम दिया है। ओह, फ्लो। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। क्या ये वो मेंटल स्टेट है जहां इंसान अपने काम में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे टाइम का, भूख प्यास का या दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता? हाँ, फ्लो बिल्कुल वही अवस्था है। चिक्सेंटमिहाई ने ऐसे बहुत से कलाकारों, म्यूजिशियंस और एथलीट्स की स्टडी की जो अपने काम में घंटों तक बिना कुछ खाए पिए बस मग्न रहते थे।
न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब इंसान फ्लो में होता है ना, तो दिमाग के उस हिस्से की एक्टिविटी कम हो जाती है जो इंसान के ईगो या सेल्फ डाउट को कंट्रोल करता है। इस हिस्से को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं और इस शांत अवस्था को ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहा जाता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा ही सो जाता है जो हमें खुद को जज करना सिखाता है। बिल्कुल। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के किसी देसी एग्जाम्पल से समझाऊं ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब बचपन में बच्चे गली क्रिकेट खेलते हैं। अरे हाँ। तपती दोपहर होती है, सब पसीने से लथपथ होते हैं, लेकिन किसी को दुनिया का कोई होश नहीं होता। सिर्फ वो लेदर की गेंद और बल्ला ही उनका पूरा ब्रह्मांड बन जाता है उस वक्त। हाँ हाँ, एकदम सही। या फिर जब रसोई में किसी को एकदम गोल रोटियां बेलते हुए देखो, हम्म, उस समय उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और एक रिदम होती है। हम्म। वो भी तो एक फ्लो ही है ना। ये बहुत ही खूबसूरत और एकदम सटीक तुलना है। फ्लो की स्टेट में ना कोई पास्ट होता है ना कोई फ्यूचर, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट होता है। हमारी सोर्स सामग्री में जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी नाम की एक बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट्री का जिक्र है। अच्छा। हाँ, उसमें जीरो नाम का एक शेफ है जो 80 सालों से हर दिन सिर्फ सुशी बना रहा है। 80 सालों से? हाँ, और वहाँ सुशी बनाने की प्रोसेस इतनी ध्यानपूर्ण, इतनी मेडिटेटिव है कि एक नए एम्प्लॉई को सालों तक केवल एक साधारण सा ऑमलेट बनाना ही सिखाया जाता है। उनके लिए सिर्फ खाना पकाना नहीं है, ये मेडिटेशन का एक रूप है। पर यार, यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है दिमाग में। सुशी बनाना या क्रिकेट खेलना या कोई आर्ट करना तो फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हम सभी की जिंदगी में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो लिटरली बेहद उबाऊ होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। मतलब कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या ऑफिस में बैठ के एक्सेल शीट्स भरना। क्या इन बोरिंग कामों में भी फ्लो हासिल किया जा सकता है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है और यहीं पर ना माइक्रो फ्लो का कॉन्सेप्ट काम आता है। माइक्रो फ्लो। हाँ, चिक्सेंट-मिहाई का मानना था कि सबसे ज्यादा उबाऊ लगने वाले रूटीन कामों को भी अगर पूरी माइंडफुलनेस और ध्यान के साथ किया जाए तो उन्हें एक मजेदार एक्टिविटी में बदला जा सकता है। वो कैसे? इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक लिफ्ट ऑपरेटर का है जो हमारी सोर्स मटेरियल में भी दिया गया है। उस इंसान का काम दिन भर केवल लिफ्ट के बटन दबाना था, जो शायद दुनिया के सबसे नीरस और बोरिंग कामों में से एक हो सकता है। सीरियसली, ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई भी इंसान कुछ ही घंटों में मेंटली थक जाए और चिड़चिड़ा हो जाए। लेकिन उस महिला ने उस काम में भी एक रिदम ढूंढ ली। उसने उस बटन दबाने के काम को एक कला बना दिया। अच्छा। वो हर व्यक्ति का एक खास तरह से ग्रीट करती, उसका अभिवादन करती। उसकी उंगलियां बटन पर इस तरह चलती जैसे वो कोई बहुत ही ग्रेसफुल डांस कर रही हों। उसने उस बोरिंग काम को एक मीनिंग दे दिया, और यही माइक्रोफ्लो है। वाह, जब कोई बर्तन साफ करता है ना, तो उसका पूरा ध्यान केवल बर्तन को जल्दी से धोकर रैक में रखने पर नहीं होना चाहिए। राइट। अगर ध्यान उस साबुन की खुशबू पर, पानी के तापमान पर और हाथ की उस लय पर केंद्रित किया जाए, तो वो बर्तन धोने का काम भी एक थेरेपी बन सकता है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हम अक्सर अपनी बोरियत या फ्रस्ट्रेशन के लिए उस काम को दोष देते हैं, जबकि असल प्रॉब्लम हमारे खुद के फोकस में होती है। एग्जैक्टली। पर फ्लो या माइक्रो फ्लो से इंसान अपने अंदर का स्ट्रेस तो खत्म कर लेता है, लेकिन बाहरी दुनिया और अकेलेपन से होने वाले स्ट्रेस का क्या? इंसान आखिर एक सोशल प्राणी है। लंबी उम्र के लिए केवल सही खाना और फ्लो वाला काम ही तो काफी नहीं हो सकता ना। ये एक बहुत ही लॉजिकल डायरेक्शन है और ये हमें ओकिनावा की लंबी उम्र के एक और सबसे बड़े सीक्रेट की तरफ ले जाता है, जिसे मोई कहा जाता है। मोई? हाँ, ब्लू जोन्स के रिसर्च से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 100 साल जीने वाले लोग अकेले ऐसा नहीं करते। उनके पास एक बहुत ही मजबूत राइट ट्राइब या सही समुदाय होता है। तो ये मोई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या ये सिर्फ कुछ दोस्तों का ग्रुप है या इसका कोई डीप सोशल सिस्टम है? मोई मुख्य रूप से 5 लोगों का एक बहुत ही कमिटेड ग्रुप होता है। ओकिनावा में जब कोई बच्चा सिर्फ 5 साल का होता है ना, तभी उसे ऐसे ही एक ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाता है। सिर्फ 5 साल की उम्र में? हाँ, और वे लोग पूरी जिंदगी एक दूसरे का हर सिचुएशन में साथ निभाते हैं। रिसर्चर डैन बुयेटनर ने अपनी रिसर्च के दौरान एक ऐसे मोई समूह के साथ मुलाकात की जो 97 सालों से एक साथ था। ओह माय गॉड, 97 साल! और उन सभी की औसत आयु 102 साल थी। ये कोई नॉर्मल गपशप करने वाला ग्रुप नहीं है। ये एक पूरा फाइनेंशियल और इमोशनल सेफ्टी नेट है। वे हर दिन मिलते हैं और अगर कोई एक दिन नहीं आता तो बाकी 4 लोग उसके घर जाकर ये चेक करते हैं कि वो ठीक तो है। ये सुनकर ना मुझे एकदम से हमारे यहाँ के मोहल्ले वाली किटी पार्टीज की याद आ गई। हाँ,
या फिर वो सुबह सुबह पार्क में इकट्ठा होकर जोर जोर से हंसने वाले लाफ्टर क्लब के अंकल्स। बाहर से देखने में ये एक्टिविटीज बहुत ही साधारण या फनी लगती हैं, लेकिन असल में ये लोगों की लाइफस्टाइल और जीवन काल को बढ़ाने का काम कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में अकेलेपन को यानी लोनलीनेस को शरीर के लिए उतना ही खतरनाक माना जाता है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। ये फैक्ट अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति की रिपोर्ट से आता है, और इसका जो बायोलॉजिकल कारण है वो सच में बहुत चौंकाने वाला है। वो क्या है? अगर हम मानव की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो प्राचीन काल में अगर कोई इंसान अपने कबीले से अलग या अकेला हो जाता था तो उसकी जान को जंगली जानवरों से हमेशा खतरा रहता था। राइट, सर्वाइवल का रिस्क। एग्जैक्टली। इसलिए अकेलेपन की सिचुएशन में शरीर कॉर्टिजोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता था ताकि इंसान हमेशा अलर्ट और सतर्क रह सके। आहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में भी जब कोई इंसान अकेलापन महसूस करता है अपने अपार्टमेंट में बैठे हुए, तो उसका शरीर उसी पुराने खतरे वाले फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है? 100%। आज भले ही किसी जंगली जानवर का खतरा ना हो, लेकिन अकेलेपन के कारण शरीर में कॉर्टिजोल का लेवल लगातार हाई रहता है, और ये बढ़ा हुआ स्ट्रेस हार्मोन शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन पैदा करता है, जो कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है। हाँ, हार्ट डिजीज और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का यही मेन कारण है। लेकिन जब कोई इंसान मुई जैसे किसी ग्रुप का हिस्सा होता है ना, तो उसका शरीर खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। वेगस नर्व शांत होती है और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल एकदम नीचे गिर जाता है। पर यार, यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन भी तो है। कई बार यही समाज या कम्युनिटी इंसान के लिए सबसे बड़े स्ट्रेस का कारण बन जाती है। वो कैसे? मतलब लोग एक दूसरे को जज करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। शर्मा जी के बेटे ने क्या किया, वर्मा जी की बेटी कहाँ गई। हमेशा एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर होता है समाज में। तो ओकिनावा के लोग इस सोशल प्रेशर से कैसे बचते हैं? और यहीं पर जापानी नजरिया हमारी आज की मॉडर्न और शहरी सोच से बिल्कुल अलग हो जाता है। वे लोग परफेक्शन के पीछे कभी नहीं भागते। उनकी इस सोच को वाबी साबी कहा जाता है। वाबी साबी नाम तो बहुत क्यूट है, पर इसका मतलब क्या है? वाबी साबी एक ऐसा दर्शन है जो दुनिया की अपूर्णता में इम्परफेक्शन में सुंदरता खोजना सिखाता है। जापानी कल्चर में इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल किंसुगी है। किंसुगी, ये क्या होता है? अगर वहां कोई मिट्टी का या चीनी मिट्टी का बर्तन टूट जाता है ना, तो वे उसे कचरे में नहीं फेंकते। अच्छा। वे इस टूटे हुए बर्तन को सोने के तार या लाख से वापस जोड़ते हैं। उनका ये मानना है कि टूटने और जुड़ने की वो प्रक्रिया उस बर्तन के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। उसकी दरारें उसे बदसूरत नहीं बनाती, बल्कि वो सोने की दरारें उसे और भी ज्यादा खास और खूबसूरत बना देती हैं। वाओ, ये फिलॉसफी इंसानी जिंदगी पर कितनी परफेक्शन के साथ लागू होती है। इसका मतलब है कि हमें एक फ्लॉलेस या परफेक्ट इंसान बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। हमारी झुर्रियां, हमारी असफलताएं, हमारे जीवन के वो हिस्से जो टूट गए थे और फिर से जुड़े हैं, वे सब हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि वो हमारी जिंदगी को एक गहरा अर्थ देते हैं। ये सोच तो सच में इंसान के कंधों से परफेक्शन का सारा बोझ उतार देती है। बिल्कुल से सही कहा। और इस तरह के स्ट्रेस को जीवन से हटाने की प्रोसेस को रिसर्चर्स ने डाउन शिफ्टिंग का नाम दिया है। डाउन शिफ्टिंग? हाँ, दुनिया के हर ब्लू जोन में लोगों के पास अपनी डेली रूटीन की स्पीड को धीमा करने और तनाव को छोड़ने का एक फिक्स तरीका होता है। कहीं पर लोग दोपहर में थोड़ी देर सो लेते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं, और ओकिनावा के लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए कुछ वक्त निकालते हैं। मतलब मशीन की तरह नहीं भागते? नहीं, वे जापानी सिद्धांत इची गो इची ए को मानते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये पल जो अभी है ये फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए फ्यूचर की टेंशन या पास्ट के पछतावे में अपने प्रेजेंट को कभी खराब नहीं करना चाहिए। सच में आज की इस पूरी डीप डाइव चर्चा को अगर हम एक साथ समेटे ना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि 100 साल से ज्यादा जीने का या स्वस्थ रहने का कोई जादुई सीक्रेट या कोई बहुत महंगी दवा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये बस कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल आदतों का रिजल्ट है। पहली चीज, एक्टिव रहें और वो काम करते रहें जो खुशी देता है। दूसरी बात, अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरे, यानी हारा हाचीबू, ताकि शरीर की मशीनरी पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। राइट। तीसरी बात, माइक्रोफ्लो के जरिए अपने बोरिंग लगने वाले कामों में भी एक रिदम और ध्यान खोजें। चौथी चीज, मुई की तरह दोस्तों का एक ऐसा मजबूत ग्रुप बनाएं जो हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दे।
और सबसे इम्पोर्टेंट, वाबी साबी को अपनाकर दुनिया की इस परफेक्शन वाली अंधी दौड़ से खुद को बाहर निकालें। बहुत ही बढ़िया समरी है ये। और इन सभी बातों का जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है ना, वो बहुत ही गहरा है। वो क्या? आज की दुनिया में लोगों को अक्सर ये लगता है कि उनके जीवन का पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाना है, लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करना है या इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है। और इसी प्रेशर में इंसान हर दिन स्ट्रेस में जीता है। हाँ, हर किसी को नेक्स्ट स्टीव जॉब्स बनना है। एग्जैक्टली लेकिन ब्लू जोन्स के इन 100 साल वाले बुजुर्गों का जीवन हमें ये सिखाता है कि शायद जिंदगी का सबसे सच्चा अर्थ उन चीजों में ही छिपा है जिन्हें हम बहुत ही साधारण समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जीवन का असली मकसद उन बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों और शांति में छिपा है। एकदम सही। क्या पता किसी की सच्ची की गई आज शाम ऑफिस से लौटने के बाद अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून से एक कप चाय पीने में ही छुपी हो। हम्म। या शायद कल सुबह उठकर ताज़ी हवा में अपने पौधों को पानी देने की वो छोटी सी खुशी ही किसी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हो। जब हम केवल हॉस्पिटल्स और दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि इंसान का शरीर और मन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। राइट। और ये इकोसिस्टम सिर्फ गोलियों से ठीक नहीं होता। इसे हील होने के लिए एक छोटे से मीनिंग की, अपनों के एहसास की और पेट में बची उस 20% खाली जगह की जरूरत होती है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। एक साधारण से जीवन में एक असाधारण अर्थ खोजना। बिल्कुल। तो अब जो भी हमारी इस चर्चा को सुन रहा है, हर इंसान को खुद से बस एक ही सवाल पूछना चाहिए। कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी, तो बिस्तर से उठने की वो एक छोटी सी साधारण सी वजह क्या होगी? क्योंकि वही छोटी सी वजह एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की सबसे पहली सीढ़ी है।